हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से इस न्यूज सेशन में। तो आज का न्यूज सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों जनरल एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। क्योंकि हमारी जो जनरल एग्रीकल्चर दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है, तो हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीरे में गंध का जो कारण है, जीरे में जो गंध आती है, महक आती है, उसका क्या कारण है, किस जो वर्णक है उसके कारण आती है दोस्तों। तो हम बात करेंगे तत्व की। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें सीसेमोल, दूसरा ऑप्शन है इसमें एथेनॉल, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें कीमेनॉल, और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है दोस्तों वो है ओलियोरेजिन। तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि जीरे में जो गंध आती है वो किस वर्णक के कारण, किस तत्व के कारण आती है। अगले हम बात करें दोस्तों, ये सीसेमोल है। सीसेमोल जो तत्व है इसके कारण दोस्तों जो अपना तिल का तेल होता है, उस तिल के तेल में जो लंबे समय तक उसको खराब होने से बचाए रखता है, और उसमें जो औषधीय तत्व होता है वो होता है दोस्तों सीसेमोल। अगले हम बात करेंगे एथेनॉल की। तो एथेनॉल के कारण दोस्तों, एथेनॉल के कारण दोस्तों जो आपके सौंफ होती है, सौंफ में गंध आती है, सौंफ में गंध आने का जो कारण है दोस्तों वो है एथेनॉल। अगले हम बात करें दोस्तों कीमेनॉल। तो कीमेनॉल के कारण जो अपना जीरा है उसमें गंध आती है। तो ऐसा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गे। अगले हम बात करें दोस्तों कि ओलियोरेजिन। तो ओलियोरेजिन जो मिर्ची है, मिर्ची में जो गंध आती है दोस्तों, मिर्ची में गंध का कारण है जो है दोस्तों ओलियोरेजिन। और इसमें जो मेथी है, मेथी में जो कड़वाहट आता है दोस्तों, कड़ी लगती है मेथी, वो लगती है दोस्तों ओलियोरेजिन के कारण। तो इसमें हम लिख देंगे दोस्तों कि मिर्ची में चरपराहट, मिर्ची में चरपराहट, मिर्ची में चरपराहट का कारण ओलियोरेजिन है। और चरपराहट नहीं दोस्तों, मिर्ची में गंध, मिर्ची में गंध आ जाएगी ओलियोरेजिन के कारण। और दूसरा है अपना मेथी, मेथी में कड़वाहट, कड़वाहट, मेथी में कड़वाहट, और मिर्ची में जो गंध है वो ओलियोरेजिन कारण आती है। क्यूमिनॉल जो इसका आंसर है जीरे में गंध का कारण। अगले हम बात करें दोस्तों एथेनॉल की। तो एथेनॉल के कारण दोस्तों जो आपकी सौंफ है, सौंफ में गंध, सौंफ में गंध, जिसको हम बोलते हैं कि भाई सौंफ में से खुशबू आ रही है, वो आती है दोस्तों एथेनॉल के कारण। अगले हम बात करेंगे सीसेमोल की। तो सीसेमोल में दोस्तों जो आपका तिल का तेल होता है, तिल के तेल को परिरक्षण करने में, परिरक्षण करने में लंबे समय तक उसको खराब होने से बचाए रखने के लिए सीसेमोल का उपयोग किया जाता है। सीसेमोल उसमें ऑलरेडी होता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भूपरिष्करण या खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? भूपरिष्करण या खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें के बर्गिस कुरियन, दूसरा ऑप्शन है इसमें के जेंथ्रोटूल, तीसरा ऑप्शन है इसमें एमएस स्वामीनाथन, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसमें जीएस खोस। तो हम इसके ऑप्शनों की बात करेंगे। तो बर्गिस कुरियन, तो बर्गिस कुरियन को दोस्तों इसमें माना जाता है अपने जो दूध है, दूध उत्पादन, उत्पादन के क्षेत्र में, या दूध जो अपने श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों बर्गिस कुरियन, डॉक्टर बर्गिस कुरियन जी को माना जाता है। और इसके दूध उत्पादन में जो वृद्धि की तो वो डॉक्टर बर्गिस कुरियन ने की थी। अगला हम बात करेंगे दोस्तों जेंथ्रोटूल, जो कि हमारे भूपरिष्करण खरपतवार विज्ञान के जनक है दोस्तों जेंथ्रोटूल। अगले हम बात करेंगे, यह ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की जो हमारी हरियाली वाली जो क्रॉप है जैसे कि गेहूं, धान, इन्होंने इन फसलों में इन्होंने उत्पादन की दर को बढ़ाया था, इसलिए इसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों जीएच खुश। तो जीएच खुश को हमारा जो सुनहरा जो सुपर चावल है दोस्तों, सुपर राइस या सुपर चावल के जनक, चावल के जनक कहा जाता है, सुपर चावल के जनक कहा जाता है। ये सुपर राइस
के जनक कहा जाता है, जिसमें बीटा कैरोटीन बी कैरोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। बी कैरोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। अगला हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की, कि ज्वार में जो जहरीलेपन का कारण है, ज्वार जो जहरीली होती है, पशुओं को नुकसान पहुंचाती है, जिस कारण जो पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो किस अवस्था में होती है? तो हम बात करेंगे दोस्तों, ज्वार में जो जहरीलापन उत्पन्न होता है वो घुटने से जो नीचे की अवस्था होती है, नी स्टेज बोलते हैं उनको, यदि इस अवस्था में ज्वार है तो उस ज्वार में जहरीलापन पाया जाता है। तो जहरीलेपन का जो कारण है वो क्या है दोस्तों, देखेंगे। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है दोस्तों प्रोसिक अम्ल या धुरिन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों एशियन, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यदि ये सभी हैं तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है उपयुक्त सभी। तो हमने पढ़ लिया था दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में कि प्रोसिक अम्ल, धुरिन और एशियन, ये तीनों ही इसमें जहरीला उत्पन्न करते हैं ज्वार में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा जैंथ्रोटूल, उपयुक्त सभी जो कि जहर उत्पन्न करते हैं, जो कि जेट 2014 के क्वेश्चन में आया था। तो जेट पेपर के 2014 के जो क्वेश्चन है उसमें आया था दोस्तों पेपर में कि ज्वार में जहरीलेपन का कारण क्या है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपको करेक्ट आंसर कर देना है। अगला हम बात करें दोस्तों कि गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो येलो कलर है दोस्तों, गाय के दूध का मिल्क ऑफ येलो कलर। तो मिल्क ऑफ येलो कलर किसके कारण होता है दोस्तों, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के क्वेश्चन में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछ लिया था दोस्तों। तो इसकी बात करें हम दोस्तों, लाइकोपिन जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ख ऑप्शन है इसका कैसीन, थर्ड ऑप्शन है इसका दोस्तों कैरोटीन, फोर्थ ऑप्शन है इसका कैरिका जेंथिन। तो हम इसके डिटेल में बात करेंगे ऑप्शनों की दोस्तों कि किस वर्ण के कारण किस फ्रूट्स का या किस मिल्क का दूध कैसा होता है। तो हम लाइकोपिन बनने की बात करें दोस्तों फर्स्ट में, तो लाइकोपिन बनने के कारण होता है दोस्तों टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग जो कि लाइकोपिन बनने के कारण होता है। अगले हम बात करते दोस्तों कैसीन बनने की, तो कैसीन बनने के कारण होता है दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग या श्वेत रंग, दूध का सफेद रंग होता है दोस्तों कैसीन बनने के कारण। अगले हम बात करें दोस्तों कैरोटीन, तो कैरोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम बात करें दोस्तों कैरिका जेंथिन की, तो कैरिका जेंथिन के कारण पपीता है, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग होता है दोस्तों कैरिका जेंथिन कारण। तो हमने दूध की बात की दोस्तों, मिल्क की बात की, तो मिल्क का जो पीला रंग होता है वो होता है दोस्तों कैरोटीन बनने के कारण। अगले हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान का राज्य वृक्ष या कल्प वृक्ष एवं रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है दोस्तों? रेगिस्तान का सागवान राज्य वृक्ष या कल्प वृक्ष जो कि कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखें दोस्तों रोहिड़ा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बरगद, तीसरा ऑप्शन है खेजड़ी, और चौथा ऑप्शन है इसमें बेर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, है ना। ऐसे जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। यदि हम रोहिड़ा की बात करें दोस्तों, तो रोहिड़ा को राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है दोस्तों रोहिड़ा को। अगले हम बात करें बरगद की, तो बरगद को दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है दोस्तों बरगद को। यदि हम खिजड़ी की बात करें तो खिजड़ी को राज्य वृक्ष कहा जाता है खिजड़ी को। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा बेर, तो बेर को कहा जाता है दोस्तों हमारा राजस्थान का जो राज्य फल, राजस्थान का फलों का राजा, राजस्थान का फलों का राजा, राजस्थान में जो फलों का राजा कहा जाता है या उष्णकटिबंधीय का राजा, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है दोस्तों बेर, तो इसलिए हम राजस्थान का फलों का राजा कह देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 वो कंप्लीट हुए हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला है हमारा क्वेश्चन जैसे कि टमाटर का जो पीला रंग या फिर जो तिलहन फसलों का जो पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, या फिर हम बात करें कि केबी की जो प्रथम भारत का केबी है वो कौन सा है, कब सन में स्थापित हुआ,
ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले हम बात करें दोस्तों कि जो मिर्ची में जो गंध है वो किस वर्ण के कारण आती है। अगला है जैसे कि अपने जो खरपतवार है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा खरपतवार ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है जो आपको जनरल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करें एनीमोमीटर किसको मापने के लिए काम में लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं आपके इंपोर्टेंट जो कि पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी जो क्रांति है, गोल्डन जो रेवोल्यूशन है, उसका संबंध किससे है। तो हम बात करें दोस्तों, पहले जो ऑप्शन हमारा अंडा एवं मुर्गी उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है फसलोत्पादन और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है फलोत्पादन। तो हमारा जो सुनहरी क्रांति उसका संबंध बताना है दोस्तों, जो कि 2018 की जो जेड का जो पेपर है उसमें आ चुका है। अगली बात करें हम जिसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों संबंधित है फलोत्पादन। फलोत्पादन फलों की जो वृद्धि और फलों को जो उत्पादन बढ़ाने का जो काम किया था दोस्तों वो किया था सुनहरी क्रांति के अंतर्गत। अगला हम बात करें अंडा एवं मुर्गी, तो अंडा एवं मुर्गी उत्पादन किससे संबंधित है, किस क्रांति संबंधित है। तो अंडा एवं मुर्गी उत्पादन है दोस्तों हमारी रजत क्रांति। रजत क्रांति जिसको सिल्वर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन। अगला हमारा आलू, जो आलू है दोस्तों गोल क्रांति, गोल क्रांति से संबंधित, गोल क्रांति संबंधित है दोस्तों आलू, जिसको राउंड रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फसलोत्पादन, तो फसलोत्पादन से संबंधित दोस्तों हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति है फसलोत्पादन से संबंधित। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि हरित क्रांति है, इसके जनक हैं दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। अगले हम बात करें दोस्तों कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर है जो कि उपकरण है दोस्तों कैसे संबंधित, उसके द्वारा क्या मापा जाता है, जो कि 2014 के जेड क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसकी बात करें दोस्तों एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर में फर्स्ट ऑप्शन हमारा वायु दाब, सेकंड ऑप्शन है वायु गति, थर्ड ऑप्शन है वायु में वाष्पोत्सर्जन और फोर्थ ऑप्शन है मृदा में नमी। तो किसके द्वारा जो हमारा एनीमोमीटर है इसके द्वारा क्या मापा जाता है। तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों वायु की गति, वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों वायु दाब, तो वायु दाब मापा जाता है दोस्तों हमारा विंड स्कूप के द्वारा, विंड स्कूप, विंड स्कूप के द्वारा हमारा वायु दाब मापा जाता है। अगले हम बात करें वायु गति, तो वायु गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की बात करें दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है दोस्तों पोटोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर। एक आता है दोस्तों पोरोमीटर, तो पोरोमीटर के द्वारा मापा जाता है जो अपने रंध्र होते हैं उनका व्यास। और ये पोटोमीटर बात करें, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो पौधों में होती है उसको मापा जाता है। मृदा की नमी, तो मृदा की नमी मापा जाती है दोस्तों टेंसियोमीटर के द्वारा, टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा में जो नमी है, नमी की परसेंटेज मात्रा है, कितनी नमी है, कितने फसलों को चाहिए, अच्छी है या नुकसानदायक है, तो उस मृदा नमी को मापा जाता है दोस्तों टेंसियोमीटर के द्वारा, जो कि जेड 2014 की जो एग्जाम हुई थी दोस्तों उसमें आया था ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जेली में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। जो जेली है वो जेली में जो पेक्टिन की मात्रा है वो ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, जो कि जेड 2017 के क्वेश्चन पेपर में और फर्स्ट ग्रेड के 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों। तो जेली में जो पेक्टिन की मात्रा दोस्तों वो ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लेप्टोमीटर के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जेल मीटर के द्वारा,
थर्ड ऑप्शन है गर्बर विधि के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटारोमीटर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा जेल मीटर के द्वारा, या रिफ्लेक्टोमीटर भी बोला जाता है दोस्तों। अगला हम बात करें दोस्तों, जो लैक्टोमीटर है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों हमारा जो दूध है, दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों जेल मीटर, तो जेल मीटर के द्वारा जेलियम पेक्टिन की मात्रा मापी जाती है। गर्बर विधि, तो गर्बर विधि के द्वारा दोस्तों मापी जाती है अपने बसा, दूध में बसा मापी जाती है गर्बर विधि के द्वारा। और ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापी जाती है दोस्तों दूध में बसा की प्रतिशत मात्रा, दूध में बसा की प्रतिशत मात्रा। आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। गर्बर विधि के द्वारा मापी जाती है दूध में बसा है या नहीं है, वो मापी जाती है गर्बर विधि के द्वारा। ब्यूटारोमीटर की बात करें तो ब्यूटारोमीटर दूध में प्रतिशत मात्रा, जैसे कि आपने देखा वो गाय के दूध में कितनी परसेंटेज बसा पाई जाती है, भैंस के दूध में कितने परसेंटेज बसा मापी जाती है, वो बसा की परसेंटेज मात्रा वो ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला हम बात करें दोस्तों पीत या पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीत या पीली क्रांति या फिर येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, जो कि जेड 2018 का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था, और डब्ल्यू 2012 का जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करें दोस्तों इसका ऑप्शनल की, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है, या फिर सरसों या तिलहन उत्पादन से संबंधित है, या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित है, या फिर पेट्रोल या डीजल से संबंधित है। तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो करना है सरसों या तिलहन से संबंधित है हमारी पीत या पीली क्रांति। इसके बाद कर हम दोस्तों दूध, तो दूध उत्पादन से हमारी क्रांति है वो दोस्तों श्वेत क्रांति दोस्तों दूध का उत्पादन बढ़ाया था, और इनके जनक है दोस्तों हमारे बर्गिस कुरियन। अगले हम बात करें दोस्तों जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन नाम से जाना जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगले हम बात करें सरसों या तिलहन, जिनको हम येलो रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, येलो रेवोल्यूशन के नाम से जो सरसों या तिलहन उत्पादन से संबंधित दोस्तों हमारी पीली क्रांति। प्याज उत्पादन में दोस्तों जिनको हम गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाते हैं, गुलाबी क्रांति से संबंधित है दोस्तों प्याज का उत्पादन, जिनको हम पिंक रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगला हमारा है दोस्तों पेट्रोल या डीजल, जिनको हम बोलते हैं काली क्रांति, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों, ब्लैक रेवोल्यूशन। आपकी 4 क्रांति इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जो सूत्रपात किन फसलों में हुआ। जो भारत में हरित क्रांति हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो लेके आए थे दोस्तों, उन्होंने किस फसल पर प्रैक्टिकल किया और किन फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ाया था दोस्तों, जो कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हम पहला ऑप्शन दोस्तों धान का बढ़ाया था, या फिर मक्का का, या फिर गेहूं, या फिर ए और गे दोनों, गेहूं या धान दोनों है। तो इसका जो भारत में हरित क्रांति का उत्पादन बढ़ाया था दोस्तों वो बढ़ाया था धान और गेहूं दोनों का। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो दिया गया है दोस्तों गे, इसमें करेक्ट हो जाएंगे आपको दोस्तों के और गे दोनों ऑप्शन है इसके करेक्ट हो जाएंगे। धान और जो गेहूं है उसका उत्पादन हरित क्रांति के अंतर्गत बढ़ाया गया दोस्तों। तो हमारे जो ये क्वेश्चन है दोस्तों वो 10 कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जैसे कि आपका जो दूध का सफेद रंग है, पीला रंग है, या फिर जो अपने फलों का लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, इन सभी रंगों की बात करेंगे। या फिर केवीके की बात करेंगे, केवीके की जो स्थापना कब हुई थी। या फिर हम बात करें दोस्तों जनक की, तो जनक और पिता नए से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो हम विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। तो हम अगला जो
हमारे जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लिए हैं हमने। हमारा जो अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि मृदा की जो पीएच मापते हैं, या मृदा की जो नमी मापते हैं, या फिर जो फसलों का जो हमारी जड़ है उनका व्यास मापते हैं, तो किस मीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर हम दोस्तों बात करें कि अपनी जो काली क्रांति है या पीली क्रांति संबंधित क्वेश्चन है, उनकी हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा जाता है। राजस्थान की यदि बात करें, राजस्थान में जो फलों का जो हमारा राजा है दोस्तों, उनकी बात करेंगे तो आम फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है अमरूद, और थर्ड ऑप्शन है बेर, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों कोई नहीं। तो राजस्थान में यदि फलों के राजा की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में फलों का राजा किसे कहा जाता है। राजस्थान फलों का राजा कहा जाता है दोस्तों बेर को। यदि हम आम की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो राष्ट्रीय फल हो जाएगा दोस्तों हमारा आम। राष्ट्रीय जो फल है हमारा, जो भारत का राष्ट्रीय फल आम। और अमरूद की बात करें दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय फलों का राजा, उष्णकटिबंधीय फल को बोला जाता है दोस्तों अमरूद। जो हमारा उष्णकटिबंधीय जो फल है वो है दोस्तों अमरूद। अगले हम बात करें बेर, तो बेर राजस्थान के फलों का राजा है। और यदि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, तो हमको ऑप्शन कर देना चाहिए था कोई नहीं। अगले हम बात करेंगे 12वां क्वेश्चन। नंबर 12वां है गरीब का मित्र किसे कहते हैं। गरीब के मित्र की बात करें दोस्तों, तो गरीब का मित्र किसे कहते हैं, जो कि जेट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आलू, सेकंड ऑप्शन है इसमें केचुआ, थर्ड ऑप्शन है इसमें टमाटर, और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों इसमें बाजरा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा है, गरीब का मित्र। तो गरीब का मित्र कहा जाएगा दोस्तों आलू। आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे दोस्तों कि इसमें तो केचुआ होना चाहिए, केचुआ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें किसान का मित्र नहीं पूछा है। किसान का मित्र पूछता तो आप केचुआ कर देना चाहिए था। एग्जाम में हमेशा 2 ऑप्शन ऐसे देता है जो कंफ्यूजन कर देता है आपको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गरीब का मित्र आया, पढ़ा नहीं क्वेश्चन, उसको डायरेक्ट केचुआ कर दिया। तो ऐसे गलती नहीं करनी है आपको। अब करना है गरीब का मित्र पूछा दोस्तों, गरीब का मित्र हो जाएगा इसमें आलू। अगले हम बात करें दोस्तों केचुआ, तो केचुआ है किसान का मित्र। किसान का मित्र हो जाएगा दोस्तों केचुआ, क्योंकि ये किसान के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे खाद होता है उसको कार्बनिक रूप में चेंज करता है, कंपोस्ट में चेंज करता है, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसको, यही चेंज करता है दोस्तों केचुआ। अगले हम बात करते हैं टमाटर। तो टमाटर को बोला जाता है दोस्तों गरीबों का सेब। टमाटर को बोला जाता है दोस्तों गरीब का संतरा। गरीब का जो संतरा है दोस्तों, इसे बोला जाता है टमाटर को दोस्तों, क्योंकि टमाटर का भी रंग कैसा होता है, लाल होता है और गोल होता है। तो गरीब का संतरा इसको बोला जाता है, गरीब के संतरा की इसको उपाधि दी गई है। अगले हम बात करें दोस्तों बाजरा। तो बाजरा को बोला जाता है दोस्तों मोटे अनाजों का राजा। बाजरे को मोटे अनाजों का राजा बोला जाता है। या फिर हम बात करें दोस्तों कि जो हमारे धान्य फसल उनके जो राजा की बात करें वो भी हो जाएगा दोस्तों इसमें बाजरे में ना। तो अगला हमारा जो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों गरीबों के मित्र वो हो जाएगा आलू। अगले हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हरे चारे वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है। हरे चारे वाली जो फसल है हमारी ग्रीन क्रॉप है दोस्तों, जो फूडर वाली क्रॉप है, उनके जो हम राजा की बात करें दोस्तों, राजा की उपाधि दी गई है, वो कौन है, जो कि 2016 के क्वेश्चन में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें आ चुका है दोस्तों। अगले हम इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट काली मिर्च, खे ऑप्शन है रिजका, गे ऑप्शन है बरसिम, और घे ऑप्शन है ज्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो कौन सा होगा। तो हम बात करें दोस्तों काली मिर्च की, तो काली मिर्च हो जाएगा दोस्तों इसका हमारे मसालों का राजा, मसालों वाली फसलों का राजा। मसाले वाली जो फसलें होती है उनका राजा हो जाएगा काली मिर्च। अगले हम बात करें दोस्तों रिच का, तो रिच का हो जाएगी दोस्तों हरे चारे वाले फसलों की रानी। हरे चारे वाली फसलों की रानी, राजा नहीं होगी, हरे चारे वाली फसलों की रानी। मैंने इसलिए आपको 2 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों,
इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए हैं, रेज का और बर्सम, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, रेज का और बर्सम दोनों आ जाते हैं तो रेज का कर देते हैं, काफी बर्सम कर देते हैं। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन लिए गए। इस क्वेश्चन में हरे चारे वाले फसलों की रानी जो कि कहा जाता है दोस्तों रेजका को, और इसको जो बर्सम है इसको कहा जाता है हरे चारे वाले फसलों के राजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्सम। अगले हम बात करें दोस्तों ज्वार की, तो ज्वार को कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है मोटे अनाज वाले फसलों का राजा, मोटे अनाज वाली फसलों का राजा, फसलों का राजा। मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उनका राजा कहा जाता है दोस्तों ज्वार को, या कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जेट 2016 के एग्जामिनेशन जो हुई थी उसमें आया था दोस्तों कि हरे चारे वाले फसलों का राजा किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्सिम। अगले हम बात करें दोस्तों कि भारत में मसालों वाली फसलों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तथा सबसे ज्यादा जो उपज है वो उपज देने वाला राज्य कौन सा है। भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि जेट 2008 के जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हुई थी उसमें आ चुका है दोस्तों कि भारत में जो मसाले वाली फसलें उनका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया, और इसके जो उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक जो उपज और उत्पादन जो मिलता है वो किस राज्य से मिलता है। तो अगर हम इसको ऑप्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है केरल, थर्ड है इसका यूपी और फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो मसाले वाली फसलों का है और सर्वाधिक उपज है वो राजस्थान ही देता है दोस्तों। इसका हम ऑप्शनल की बात कर लेते हैं एक बार और, कि जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हमारी जो क्रॉप है कौन सी, दलहनी वाली, दलहनी क्रॉप में सबसे आगे है दोस्तों, दलहनी फसल, फसलों में जो सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों एमपी का है दलहनी क्रॉप में। आगे हम बात करें केरल की, तो केरल में दोस्तों जो हमारे मसाले होते हैं उनको उत्पादन तो है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए हम केरल का जो आंसर वो करेक्ट नहीं किया। अगले हम बात करें दोस्तों यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो हमारे धान वाली फसलें उनको क्षेत्रफल है, धान वाली फसलें जैसे गेहूं, गेहूं का सर्वाधिक, और राजस्थान में हमारा जो मसाले उनके क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। केरल में क्या है कि मसाले होते तो हैं दोस्तों, उत्पादन होता है लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो दो ऑप्शन दिए गए हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं कि भारत में मसाले वाली फसलों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो केरल कर देते हैं, केरल इसका क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों। अगले हम बात करें, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज दोस्तों रेगिस्तान में पाए जाने वाला है जो सर्वाधिक जो जानवर है और उसका जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, जो कि जेट 2008 में इसका आंसर पूछ लिया, क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें घोड़ा, सेकंड है ऊंट, थर्ड है बकरी और फोर्थ है भेड़ दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऊंट, जो कि जेट 2008 में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अगली हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान का वह भाग, राजस्थान का वह भाग जो थार का मरुस्थल कहलाता है, राजस्थान का वह भाग जो थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की। जेट 2015 की जो एग्जामिनेशन जेट का हुआ था उसमें पूछ लिया था दोस्तों कि राजस्थान का वह भाग जो थार का मरुस्थल कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है पहला पूर्वी राजस्थान, खे दक्षिणी राजस्थान, गे उत्तरी राजस्थान और डे पश्चिमी राजस्थान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान को राजस्थान का थार का मरुस्थल कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों बाकरम, तो जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर ये अपने राजस्थान के जिले आते हैं। उत्तरी की बात करें दोस्तों, उत्तरी में हमारे गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये जिले आते हैं और पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर आता है। यदि हम दक्षिणी की बात करें दोस्तों तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा हमारे दक्षिणी राजस्थान, साउथ राजस्थान उसमें आते हैं। पूर्वी बात करें तो करौली और धौलपुर, पूर्वी जो हमारे राजस्थान में करौली धौलपुर, दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा भीलवाड़ा, और यदि हम उत्तरी की बात करें तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, यदि हम पश्चिम बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर ये जिले दोस्तों आते हैं हमारे राजस्थान के भूभाग में। तो हमने बात की राजस्थान का वह भाग जो थार मरुस्थल
कहलाता है। तो पश्चिमी राजस्थान को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जहां पर रेगिस्तान सबसे ज्यादा है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती होती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत चुकंदर की खेती सामान्यतः होती है? तो ये जेट 2004 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगले हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो भरतपुर, श्री गंगानगर खे ऑप्शन। अगला हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों वह है सवाई माधोपुर, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है धौलपुर। तो राजस्थान किस जिले में चुकंदर खेती की जाती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर राजस्थान जिला है, उसके अंतर्गत चुकंदर की मुख्यतः खेती की जाती है, जो कि जेट 2004 की उसमें एग्जाम में आ गया था। भरतपुर की बात करें दोस्तों, भरतपुर में होती है सबसे ज्यादा खेती सरसों की। सरसों की जो खेती की जाती है वो भरतपुर के अंतर्गत की जाती है। सवाई माधोपुर की बात करें दोस्तों, तो सवाई माधोपुर अमरूद जो कि फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है दोस्तों। अगले हम बात करें धौलपुर की, धौलपुर में होते दोस्तों सर्वाधिक आलू खेती, क्योंकि ये धौलपुर है, धौलपुर जो यूपी राज्य उसकी सीमा से सटीक है, इसलिए यूपी में सर्वाधिक आलू खेती की जाती है, तो धौलपुर में सर्वाधिक आलू खेती की जाती है। अगले हम बात करें दोस्तों कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? जो कि फर्स्ट ग्रेड 2022 के जो एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 2022 में ये पूछ लिया था कि केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों जबलपुर एमपी, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, और फोर्थ ऑप्शन है मालपुरा राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा जो केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है वो हो जाएगा दोस्तों भोपाल एमपी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके ऑप्शनल की बात करें दोस्तों तो जबलपुर एमपी, जबलपुर और एमपी में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय दोस्तों, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, अनुसंधान निदेशालय या अनुसंधान केंद्र जबलपुर एमपी में स्थित है दोस्तों। अगले हम बात करें नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में दोस्तों पूसा स्थित है, पूसा न्यू दिल्ली में स्थित दोस्तों। हमारा भूकंप वगैरह जो कि आया था IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगले हम बात करें भोपाल एमपी, तो भोपाल एमपी में केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान स्थित है। मालपुरा में है दोस्तों हमारा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान मालपुरा अभिकानगर टॉप में स्थित है दोस्तों, जो कि राजस्थान के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है 19 का, वायु की गति नापने के यंत्र को कहते हैं? जो वायु गति मापते हैं दोस्तों, वायु गति नापने के यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? जो कि जेट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों आर्द्रमापी, सेकंड है तापमापी, थर्ड है वेगमापी, फोर्थ है कोई नहीं। तो हमें यंत्र का नाम नहीं दिया दोस्तों, यंत्र को नाम के बारे में नहीं पूछा है, हमको डायरेक्ट दे रखता है कि वेग को मापता है वायु गति, या फिर आर्द्र को मापती है या तापमापी। तो आर्द्रमापी बात करें दोस्तों तो यह मापती है आर्द्रता, आर्द्रता को मापते हैं दोस्तों आर्द्रता मापी के द्वारा। और तापमान मापते हैं दोस्तों तापमान, तापमान मापा जाता है दोस्तों भूमि का तापमान हो या मृदा का तापमान हो या प्लांट का तापमान हो, वो तापमापी के अंतर्गत मापा जाता है दोस्तों। यदि हम वेग की बात करें तो वेग के द्वारा मापा जाता है दोस्तों वायु की गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनमें से कोई नहीं। यदि इनमें से यदि हमको आंसर सही नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता तो हम कर सकते हैं कोई नहीं। अगले हम बात करेंगे दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमारा जल प्रवाह गति, जल की प्रवाह या जल की जो तीव्रता को मापते हैं या गति को मापते हैं वो किसके अंतर्गत मापा जाता है? जो कि जेट 2019 के एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों कि जल की जो प्रवाह या गति है उसका ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है दोस्तों? तो रिफ्रैक्टोमीटर या पार्सल फ्लूम या सी ऑप्शन है दोस्तों रेन गेज या खे और गेज दोनों, या फिर अपना जो पार्सल फ्लूम है रेन गेज दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो दोस्तों जल की प्रवाह को मापने के लिए पार्सल फ्लूम का उपयोग किया जाता है जल प्रवाह या जल की गति को मापने के लिए। यदि रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें दोस्तों तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है हमारा
तो दूध है, दूध की जो दोस्तों बसा फसा इनकी मात्रा भी मापा जाता है। रेफ्रिजरेटर पार्सल ट्यूब के द्वारा जल प्रवाह की गति मापा जाता है। और रेन गेज के द्वारा मापे जाते हैं दोस्तों जो हमारा वर्षा है, वर्षा की औसत मात्रा वर्षा की औसत मात्रा जो कि मापी जाती है दोस्तों रेन गेज जो हमारा मापी जो उपकरण है उसके द्वारा। तो आज हमने दोस्तों हमारे जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगले न्यूज़ सेशन में।